स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान की जो सीईटी एग्जाम संपन्न हुई है उसके चारों शिफ्ट के जो पेपर हुए हैं उनके अंदर जो राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति के जो प्रश्न पूछे गए हैं आज उन सभी प्रश्नों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं चारों शिफ्ट के प्रश्नों के बारे में। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे 27 सितंबर को जो पहला पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें राजस्थान जीके के जो प्रश्न पूछे गए हैं राजस्थान इतिहास एवं राजस्थान कला संस्कृति संबंधित उन प्रश्नों पर आज पहले हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम 27 सितंबर का सेकंड का शिफ्ट का और 28 सितंबर के दोनों पेपर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहला जो इसके अंदर प्रश्न दिया गया था राजस्थान जीके से, वो दिया गया था राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में किन चार रियासतों का 72 राजस्थान में विलय हुआ। तो ये जो चौथा चरण था, तो चौथा चरण का जो गठन हुआ था राजस्थान एकीकरण के समय, तो ये हुआ था 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को ये गठन हुआ था। और इसके अंदर जो चार रियासतें, राजस्थान की जो चार बड़ी रियासतें थी, चार बड़ी रियासतें, उनका जो तीसरा चरण था, तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, उसमें क्या किया गया था, विलय किया गया था। तो इसके अंदर थी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली का मत्स्य संघ में हुआ था विलय, जो ये था प्रथम चरण। कोटा, टोंक, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, किशनगढ़, शाहपुरा, इनका जो विलय हुआ था वो हुआ था द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। इसके बाद में अगला प्रश्न है राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट या प्रिंसिपल सीट कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन 1 दे रखा कोटा, ऑप्शन 2 दे रखा जोधपुर, ऑप्शन 3 दे रखा बाड़मेर, ऑप्शन 4 दे रखा अजमेर, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य सीट है वह है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 था ये, राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य सीट है वो कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। इसके बाद में अगला प्रश्न था राजस्थान इतिहास से संबंधित है ये प्रश्न भी। पिछोला झील राजस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है। तो ऑप्शन 1 दे रखा भीलवाड़ा, ऑप्शन 2 दे रखा करौली, ऑप्शन 3 दे रखा उदयपुर, ऑप्शन 4 दे रखा अजमेर, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो पिछोला झील राजस्थान किस जिले में पाई जाती है, नहीं किस जिले में स्थित है। ये प्रश्न इस प्रकार से होना चाहिए, किस जिले में स्थित है, पाई जाती है क्या मतलब। तो ऑप्शन 1 इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा राजस्थान में जो पिछोला झील है वो किस में है? उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में। और राणा लाखा के समय इसका निर्माण करवाया गया था। राणा लाखा के समय दो बंजारों के द्वारा, बंजारों ने इसका निर्माण करवाया था। तो और ये कहाँ पर है? उदयपुर जिले में है। और ये मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है ये। इसी झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है, नटनी का चबूतरा। और राणा लाखा के समय ये बनवाई गई थी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो है रामगंज मंडी, जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से राजस्थानी किस शहर के नजदीक स्थित है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसका श्री गंगानगर, ऑप्शन 2 दे रखा कोटा, ऑप्शन 3 दे रखा जोधपुर, ऑप्शन 4 दे रखा उदयपुर, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है वो किस शहर के नजदीक स्थित है। तो वो कोटा शहर के नजदीक स्थित है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोटा। इसके बाद में एक प्रश्न था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित एक प्रश्न था, बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 दे रखा हनुमानगढ़ में, ऑप्शन 2 दे रखा अजमेर में, ऑप्शन 3 दे रखा वल्लभ नगर उदयपुर में, ऑप्शन 4 दे रखा माउंट आबू सिरोही में, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो बालाथल सभ्यता का जो पुरातत्व स्थल है वह है वल्लभ नगर उदयपुर में। कहाँ पर है? वल्लभ नगर उदयपुर में है। और उदयपुर की पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा की ओर, उदयपुर की पूर्व दिशा की ओर ये स्थित है। और इसका जो उत्खनन का जो कार्य किया था वो किया था वीएन मिश्र ने। किसने किया था? वीएन मिश्र ने। और यहां से मिला है बुना हुआ सूती वस्त्र का टुकड़ा, बुना हुआ सूती वस्त्र, बुना हुआ सूती वस्त्र, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बुना हुआ सूती वस्त्र एक तो मिला है बालाथल से और एक मिला है बेराट से। बालाथल और बेराट से बुना हुआ सूती वस्त्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। और 11 कमरों की एक बड़ा भवन मिला है, जो 11 कमरों का एक बड़ा भवन भी इसके अंदर मिला है। बालाथल में 11 कमरों का एक बड़ा भवन। और ये दे रखा है, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था।
इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो राजस्थान के इतिहास से संबंधित है। किस वर्ष में पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक प्रमर्दिदेव चंदेल को हराया था? तो ऑप्शन 1 दे रखा है 1191, ऑप्शन 2 दे रखा है 1181, ऑप्शन 2 दे रखा है 1192, ऑप्शन 3 दे रखा है 1182। तो किस वर्ष पृथ्वीराज चौहान मतलब थर्ड ने महोबा के शासक प्रमर्दिदेव चंदेल को हराया था? तो प्रमर्दिदेव चंदेल को हराया था 1182 में। कब हराया था? 1182 में हराया था, 1182 में। और इसी में जो इन प्रमरदेव चंदेल के आला और उदल नामक जो इनके सेनापति थे, आला व उदल भी इसी युद्ध में मारे गए थे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 1182। 1191 में क्या हुआ था? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध। और 1181 में पृथ्वीराज चौहान ने शासक बनते ही भंडानक जाति जो थी, पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने जो भंडानक जाति थी उसका विद्रोह का दमन किया था। भंडानक जाति का यह प्रश्न पूछा जा चुका है। भंडानक जाति का विद्रोह, यानी प्रश्न ऐसा था कि पृथ्वीराज चौहान ने शासक बनते ही किसके विद्रोह को दबाया? तो भंडानक जाति का जो विद्रोह था उसको इसने दबाया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है एक, उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन 1 दे रखा है महाराजा सूरजमल, ऑप्शन 2 दे रखा है महाराजा उदय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है महाराणा शंभू सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है महाराणा संग्राम सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुप्रीत प्रसन्न। तो उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनाया गया था? महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा। और जो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने ही जो हुरडा सम्मेलन हुआ था उसकी जो रूपरेखा है वो भी किसने बनाई थी? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने ही बनाई थी। लेकिन इनकी फिर अचानक मृत्यु की वजह से जो हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी जगत सिंह द्वितीय ने। और ये जो हुरडा सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 17 जुलाई 1734 को, 17 जुलाई 1734 को ये सम्मेलन हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। इसके बाद में जो अगला प्रश्न अपना वो देख लेते हैं एक बार। अगला प्रश्न ये है क्षत्रियों से संबंधित ये प्रश्न है। तो इसके अंदर जो प्रश्न दे रखा है सवाई जय सिंह की छतरी दे रखी है। इसके अंदर सवाई जय सिंह की जो छतरी है वो है गेटौर में। कहाँ पर है? गेटौर में है सवाई जय सिंह की छतरी। मूसी महाराणा की जो छतरी है वो अलवर में है। गोपाल सिंह खरवा की जो छतरी है वो करौली में है। और सेठों की जो छतरी है वो है रामगढ़ में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 1 करौली 4 और 1 हो जाएगा इसके अंदर 2, 3 1 4 2। तो 3 1 4 और 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 दे रखा गौरीबाई, ऑप्शन 2 दे रखा पन्नाधाई, ऑप्शन 3 दे रखा राणाबाई, ऑप्शन 4 दे रखा कर्मावती, ऑप्शन 5 दे रखा अनुद्रित प्रसन्न। तो वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गौरीबाई। कौन है? गौरीबाई। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है गौरीबाई। गौरीबाई से संबंधित कुछ और जानकारी है। गौरीबाई का जो जन्म है वो हुआ डूंगरपुर में। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? डूंगरपुर में हुआ था। और इनके जो मंदिर का निर्माण करवाया था महारावल शिव सिंह ने। डूंगरपुर के जो शासक थे महारावल शिव सिंह। और आज इनका जो ये मंदिर है वो जाना जाता है बाल मुकुंद मंदिर के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? बाल मुकुंद मंदिर के नाम से आज इस मंदिर को जाना जाता है। वागड़ में जो गौरीबाई का मंदिर है उसको जाना जाता है बाल मुकुंद मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गौरीबाई। एक प्रश्न हो रहा है देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में किसके तहत विलय किया गया? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट लीग, और ऑप्शन सी दे रखा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, और ऑप्शन 4 दे रखा है इसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये लिया गया है राजस्थान के एकीकरण से संबंधित ये प्रश्न है। आज से पहले कभी भी प्रश्न पूछा नहीं गया था, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित ये प्रश्न था। और इसका सही आंसर रहेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और ये प्रश्न राजस्थान की ये जो सीईटी की एग्जाम हुई है 2 शिफ्टों में ये प्रश्न लगातार पूछा गया है। इसके बाद में जो अगला प्रश्न अपना वो है, इसके बाद में अगला प्रश्न है चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुआ द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है कलकाणी माता मेला, ऑप्शन 2 दे रखा है डिग्गी कल्याण जी का मेला, ऑप्शन 3 दे रखा है भरतरी का मेला, ऑप्शन 4 दे रखा है पुष्कर मेला, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो चंद्रमीणा पर विजय
का उत्सव मनाने के लिए कछुआओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया है? तो कछुआओं का शासन था। मान लो ये प्रश्न किसी को आता नहीं है। कछुआओं द्वारा जो शासन किया गया वो किया गया जयपुर में। तो और जयपुर में मनाया जाता है खलकाणी माता का मेला। खलकाणी माता का मेला लगता है लूणियावास में। कहाँ पर लगता है? लूणियावास में लगता है। और ये गधों का मेला लगता है, गधों का मेला। गांव गांव लगता है एक भावगढ़, भावगढ़ के नाम से है, भावगढ़ बांधे के नाम से एक गांव है, वहां पर ये मेला लगता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, खलकाणी माता का मेला। इसके बाद में जो अगला अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? तो ऑप्शन ए इसका दे रखा है अमर सिंह राठौड़, ऑप्शन 2 दे रखा है जय सिंह राठौड़, ऑप्शन 3 दे रखा है जमनालाल भट्ट, ऑप्शन 4 दे रखा है जानकी लाल भांड, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहरूपिया कला का प्रतिनिधित्व किया? तो वो थे जानकीलाल भांड। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना बनता है, किस शहर को राजस्थान का खाद्य कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 2 दे रखा है अजमेर, ऑप्शन 3 दे रखा है अलवर, ऑप्शन 4 दे रखा है श्रीगंगानगर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो किस शहर को राजस्थान में खाद्य का कटोरा कहा जाता है? तो होता है श्रीगंगानगर। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ प्रश्न का राजस्थान कृषि अनुसंधान निम्न में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है माउंट आबू, ऑप्शन 3 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। और ये वहीं पर है दुर्गापुरा जयपुर में। कर्मचारी चयन बोर्ड की जो बिल्डिंग है उसी के अंदर यह स्थित है। कर्मचारी चयन बोर्ड भी पास में स्थित है और राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान वो भी इसी के पास में स्थित है, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वह है अपना, इसके बाद में ये जो अगला प्रश्न है वह है, ये राजस्थान के इतिहास से संबंधित है। ऑप्शन 1 इसमें प्रश्न दे रखा है, राणे जगपतरा मरसिया किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन 1 दे रखा है महाराणा जीवन सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है महाराणा जयदीप सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है महाराजा जनक सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है महाराजा जगत सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। मान लो प्रश्न किसी ने पढ़ा भी नहीं है तो मरसिया जो मरसिया मरसिया जो गाए जाते थे, ये गाए जाते थे मेवाड़ क्षेत्र में। और इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो मेवाड़ के एक ही शासक इसके अंदर दे रखा है महाराणा जगत सिंह। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा महाराणा जगत सिंह। राणे जगपतरा मरसिया की शासक की मृत्यु की शोक मनाने के लिखी गई थी, ये लिखी गई थी महाराणा जगत सिंह के मृत्यु की शोक के लिए ये पुस्तक लिखी गई थी। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, इसके बाद में ये अपना कुचामनी ख्याल से संबंधित एक प्रश्न है। इसका जो प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है, कुचामनी ख्याल के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है, कुचामनी ख्याल प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छीराम द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन 2 दे रखा है, चांद नीलगिरी, राव रिडमल और मीरा मंगल लच्छीराम द्वारा रचित प्रमुख ख्याल है। कुचामनी ख्याल एक मुक्त नाट्यशाला में निष्पादित नहीं किया जाता। ऑप्शन 4 दे रखा है, इस ख्याल में ढोल सारंगी सेनाएं और ढोलक वादक मुख्य सहयोगी होते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, कुचामनी ख्याल प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छीराम द्वारा शुरू किया गया, सही है। चांद नीलगिरी, राव रिडमल और मीरा मंगल लच्छीराम द्वारा रचित प्रमुख ख्याल है, ये बात भी सही है। कुचामणी ख्याल एक मुक्त नाट्य थिएटर में निष्पादित नहीं किया जाता, ये बात भी सही है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा केवल ए, बी और सी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में जो अगला प्रश्न अपना, कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है खेर के पेड़ से, ऑप्शन 2 दे रखा है सहतूत के पेड़ से, ऑप्शन 3 दे रखा है कुल वृक्ष से, ऑप्शन 4 दे रखा है कुसुम पेड़ से, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है खेर के पेड़ से। किससे प्राप्त किया जाता है? खेर के पेड़ से। और ये जो कार्य करता है कत्था निकालने का, ये करता है कथोड़ी जनजाति। कौन सी जनजाति करती है? ये कथोड़ी जनजाति ये कार्य करती है। खेर के वृक्ष से कत्था निकालने का जो कार्य करती है वो करती है कथोड़ी जनजाति। गुजरात की है, मूलतः जाति है, महाराष्ट्र की, गुजरात की नहीं महाराष्ट्र की मूल जाति है कथोड़ी जनजाति, महाराष्ट्र की। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में जो अगला प्रश्न अपना, दोस्तों लगभग इसके अंदर जो राजस्थान की सीट एग्जाम हुई है 27 सितंबर को इसके अंदर जो राजस्थान जीके और राजस्थानी कला संस्कृति से लगभग 15 से 17 प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम देखेंगे राजस्थान में जो सीईटी एग्जाम 27 सितंबर का जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो किस प्रकार से हुआ है, तथा उसमें राजस्थान के इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित कौन कौन से प्रश्न थे उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा कुछ लंबा हो जाए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और देखें कि प्रश्न मतलब किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम में प्रश्न का जो पैटर्न है वो किस प्रकार का रह सकता है। तो देख लेते हैं हम। तो इसके अंदर पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से राजस्थान की कौन सी बारी खारे पानी की झील नहीं है? तो ऑप्शन 1 दरका पंचभद्रा, ऑप्शन 2 दरका सांबर, ऑप्शन 3 दरका डिडवाना, ऑप्शन 4 दरका पिछोला, ऑप्शन 5 दरका अनुत्तरित प्रश्न। तो पिछोला से संबंधित जो प्रश्न थे वो पिछली शिफ्ट में पूछा गया था कि उदयपुर में कौन सी झील स्थित है, तो वो पूछा गया था पिछोला झील के बारे में। और इसमें भी आंसर इसका पिछोला झील रहेगा क्योंकि यह मीठे पानी की झील है, जबकि पंचभद्रा, सांबर और डिडवाना ये तीनों ही झीलें जो हैं वो
खारे पानी की झील है, और मिचोला पिछोला जो झील है ये खारे पानी की झील नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पिछोला जो झील का जो निर्माण करवाया है वो करवाया था राणा लाखा ने, राणा लाखा ने करवाया था। राणा लाखा के समय हुआ है। पिछुमार बंजारों, दो बंजारों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और सांबर झील का जो निर्माण है, जो बिजोलिया का शिलालेख है उसके अनुसार वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था, सांबर झील का। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, इसके बाद में एक प्रश्न अपना बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। इसमें दो कथन दे रखे हैं और कथन के बारे में पूछा है, कथन सही है या गलत है। तो इसमें जो नीचे एक कथन दे रखा है, बिजोलिया किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए उदयपुर की सरकार, राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में एक आयोग का गठन किया। मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठन किया गया। आयोग ने किसानों के हित की अनेक अनुशंसाएं की। इसके बाद में इसका कथन दो दे रखा है, भारतीय सरकार के विदेश मंत्रालय ने अधिकारियों का मानना था कि बिजोलिया किसान पंचायत की गठबंधन से की तुरंत स्थापना की जाए, अन्यथा राजपूताना में किसान आंदोलन हिंसात्मक रूप ले सकता है। तो उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। तो जो इसका पहला कथन दे रखा है, बिजोलिया किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए उदयपुर की राज्य सरकार ने 1919 में एक गठन मांडरगढ़ हाकिम बिंदु भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठन किया। आयोग ने किसानों के हित की अनुशंसाएं की। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ये कथन बिल्कुल सही है। भारतीय सरकार के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का मानना था कि बिजोलिया किसान पंचायत के गठबंधन की तुरंत स्थापना की जाए, अन्यथा राजपूताना में किसान आंदोलन हिंसात्मक रूप ले सकता है। तो ये कथन असत्य है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, कथन फर्स्ट तो सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न अपना, ये 1857 से संबंधित जो क्रांति थी उससे ये प्रश्न लिया गया है। और जब मैंने 1857 क्रांति की प्रश्नोत्तर करवाए थे उसके अंदर भी ये प्रश्न करवाया था। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है वीर सावरकर, ऑप्शन 2 दे रखा है महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 दे रखा है आर सी मजूमदार, ऑप्शन 5 दे रखा है बाबा आमटे, और ऑप्शन जो 5 दे रखा है वो दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा वीर सावरकर। क्या रहेगा इसका सही आंसर, वो रहेगा वीर सावरकर। और जो आर सी मजूमदार थे उन्होंने कहा था कि तथाकथित जो प्रथम राष्ट्रीय संग्राम है, ना तो यह प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय, ना ही और स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये कहा था आर सी मजूमदार ने। और द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो पुस्तक लिखी गई थी वो लिखी गई थी वीर सावरकर के द्वारा। और जो द म्यूटिटीज इन राजपुताना वो लिखी गई थी जो अंग्रेज अधिकारी थे पिचाड़ के द्वारा। और वीर सतसई जो पुस्तक थी, वीर सतसई, ये भी 1857 की क्रांति संबंधित पुस्तक थी। ये लिखी थी सूर्यमल मिश्र ने। किसने लिखी थी ये, सूर्यमल मिश्र ने ये पुस्तक लिखी थी। इसके बाद में इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो है अपना, ये राजस्थान के भूगोल से संबंधित एक प्रश्न है। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है सखारी, ऑप्शन 2 दे रखा है चंबल, ऑप्शन 3 दे रखा है लूणी, ऑप्शन 4 दे रखा है साबरमती, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न में काफी कंफ्यूजन रहता है कि चंबल बड़ी है, चंबल ज्यादा लंबी है या बनास ज्यादा लंबी है। तो चंबल की नदी की जो लंबाई है वो है 1051 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर वो रहेगा चंबल नदी, चंबल। और इसके अंदर बनास वैसे दिया नहीं था तो कंफ्यूजन की कोई स्थिति पैदा इसके अंदर हो नहीं रही थी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बी, चंबल नदी। इसके बाद अगला प्रश्न है राजस्थान के किलों से संबंधित एक प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा कि यदि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाए तो तब वह इस किले को चुनेंगे। तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसका नाहरगढ़ का किला, ऑप्शन 2 दे रखा है चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन 3 दे रखा है तारागढ़ किला, ऑप्शन 4 दे रखा है भैंसोगढ़ किला, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ये भैंसोगढ़ किला नहीं था, ये था भैंसरोडगढ़ का किला, भैंसरोडगढ़ का किला। और इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था भैंसा शाह, भैंसा शाह और रोड़ा शाह ने। दो व्यापारी थे, रोड़ा शाह। और यह एक जल दुर्ग, कौन सा दुर्ग है ये, जल दुर्ग है, जल दुर्ग है। और इसे कहते हैं राजस्थान का वेल्लोर। किसे क्या कहते हैं, इसे राजस्थान का वेल्लोर इसे कहा जाता है। और जब कर्नल जेम्स टोड से पूछा गया था कि राजस्थान में यदि उन्हें किस कोई जागीर दी जाती तो किस किले को चुनेंगे, तो वो थे भैंसरोडगढ़ का किला। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भैंसरोडगढ़ का किला। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसके आसपास पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन 1 दे रखा है शेखावाटी, ऑप्शन 2 दे रखा है हाडोती, ऑप्शन 3 दे रखा है मेवाती, ऑप्शन 4 दे रखा है वागड़ी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में जो भाषा बोली जाती है वो भाषा है वागड़ी। कौन सी भाषा है, वागड़ी। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाडोती कहाँ बोली जाती है, हाडोती बोली जाती है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में। ये हाडोती प्रदेश है। तो इसके जो आसपास जो भाषा बोली जाती है उसे कहा जाता है हाडोती भाषा, झालावाड़ में। और शेखावाटी बोली जाती है जो सीकर, चूरू, झुंझुनू,
सीकर, चूरू, झुंझुनू में। और मेवाती बोली जाती है अलवर और भरतपुर में, क्योंकि ये मेव क्षेत्र है तो यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो कहलाई मेवाती, अलवर और भरतपुर में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में जो अगला प्रश्न अपना कालबेलिया नृत्य कला को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है 2011, ऑप्शन 2 दे रखा है इसका 2008, ऑप्शन 3 दे रखा है 2009, ऑप्शन 4 दे रखा है 2010, ऑप्शन 5 दे रखा है 29%। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कालबेलिया जो नृत्य है इसको जो अमूर्त विरासत सूची में जो सम्मिलित किया गया है वो किया गया है 2010 में। किसमें किया गया है? 2010 में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी सही आंसर। और कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है, कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वह है गुलाबो सपेरा। कौन है? गुलाबो सपेरा। और इन्हें 2016 में पद्मश्री भी दिया जा चुका है। पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया जा चुका है। और 2010 में इसको यूनेस्को ने अमूर्त विरासत सूची में इसको सम्मिलित कर लिया है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना वो है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग रूम और पुस्तकालयों की स्थापना की? तो ये राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व है वहां से प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है कोमल कोठारी, ऑप्शन 2 दे रखा है पंडित जाबरमल शर्मा, ऑप्शन 3 दे रखा है आचार्य तुलसी, ऑप्शन 4 दे रखा है स्वामी केशवानंद, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्नलिखित में से राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग रूम और पुस्तकालयों की स्थापना जो की है वो की है पंडित जाबरमल शर्मा ने। और इन्हें कहा जाता है राजस्थान में पत्रकारिता का विश्व पितामह। राजस्थान में पत्रकारिता के जनक या पत्रकारिता के विश्व पितामह, पत्रकारिता के जनक। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न है बिजोलिया आंदोलन संबंधित प्रश्न है। पिछला प्रश्न एक प्रश्न पहले भी था बिजोलिया आंदोलन संबंधित, और इसमें भी एक प्रश्न है। पिछले वाले शिफ्ट में भी पूछा गया है बिजोलिया आंदोलन संबंधित, और इसमें भी पूछा गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है इसका निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसका सुरेंद्र सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन 3 दे रखा है चुनाराम पूनिया, ऑप्शन 4 दे रखा है कंवर विजयपाल, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा विजय सिंह पथिक। किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन में नेतृत्व किया था। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में जो अगला प्रश्न अपना वो है, ये प्रश्न है राजस्थान के आभूषणों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें है राजस्थान में दांतों के बीच सोने की कील लगाने की कला को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है बोरला, ऑप्शन 2 दे रखा है दामना, ऑप्शन 3 दे रखा है बारी, ऑप्शन 4 दे रखा है चूप, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बोरला तो माथे पर पहना जाता है, और दांतों के बीच में जो सोने की कील लगाने की जो कला है उसको कहा जाता है चूप। क्या कहा जाता है? चूप कहा जाता है। और एक होता है चौंप। ये क्या होता है? चौंप जो पहनी जाती है नाक में। कहाँ पर पहनी जाती है? और चूप होती है दांतों पर सोने की कील लगवाना। क्या कहलाता है? चूंप कहलाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला प्रश्न, राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल बांकिया और थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा गेर, ऑप्शन 2 दे रखा गुड़ला, ऑप्शन 3 दे रखा चंग, ऑप्शन 4 दे रखा डांडिया, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल बांकिया और थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा गेर नृत्य। कौन सा नृत्य रहेगा? गेर नृत्य। चंग नृत्य किया जाता है शेखावटी क्षेत्र में, और इसमें हाथों में रखा जाता है एक चंग। गुड़ला नृत्य किया जाता है, ये किया जाता है चैत्र माह में, चैत्र कृष्ण अष्टमी को यह नृत्य किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी कि शीतलाष्टमी के दिन ये होता है। और इसके अंदर एक मटके के अंदर दीपक जलाकर और उसके अंदर छेद कर दिए जाते हैं, और स्त्रियां इस नृत्य को प्रस्तुत करती है। और इसकी जो प्राचीन घटना जुड़ी हुई है, जोधपुर के जो शासक थे उन्होंने कुछ कन्याओं को गुड़लेखा से बचाने के लिए, अजमेर के जो शासक थे उनके सेनापति थे गुड़लेखा, उनको बचाने के लिए ये युद्ध हुआ था। और उस युद्ध के समय से लेके अब तक ये नृत्य चलता हुआ आ रहा है। डांडिया मूलतः गुजरात का नृत्य है, मूलतः कहाँ का है? गुजरात का नृत्य है, लेकिन राजस्थान के अब ये लगभग पूरे राजस्थान में किया जाने लगा है। वैसे ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, नारायणियों की हवेली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है लक्ष्मणगढ़, ऑप्शन 2 दे रखा है झुंझुनू, ऑप्शन 3 दे रखा है चूरू, ऑप्शन 4 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो नारायणियों की जो हवेली है वह जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न 1857 क्रांति से संबंधित दे रखा है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में विद्रोह शब्द का तात्पर्य नागरिक आबादी की बगावत से है। और ऑप्शन 2 दे रखा है विद्रोह म्यूटन
सशस्त्र बलों के भीतर नियमों और विनियमों की सामूहिक अवज्ञा थी। तो इसमें पूछा है उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, एक तो ये मुख्यतः जो नागरिक आबादी की बगावत से भी है और विद्रोह सशस्त्र बलों के भीतर नियमों और विनियमों की सामूहिक अवज्ञा भी थी। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन नंबर 2, दोनों इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना बताओ संबंधित एक प्रश्न और है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत की तरफ के क्षेत्र में रह गया? ऑप्शन 1 दरखा कालीबंगा, ऑप्शन 2 दरखा हड़प्पा, ऑप्शन 3 दरखा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन 4 दरखा गमेरी वाला, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरी प्रश्न। तो 1947 में भारत के विभाजन के बाद में पुरातात्विक स्थल जो भारत के क्षेत्र की तरफ रह गया तो वो था कालीबंगा। कौन सा था? कालीबंगा था, और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसके अलावा जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो गमेरी वाला ये सब पाकिस्तान में चले गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न है कौन बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी है? ऑप्शन 1 दरका आई माता, ऑप्शन 2 दरका करणी माता, ऑप्शन 3 दरका है जीण माता, ऑप्शन 4 दरका सकराय माता, ऑप्शन 5 दरका अनुत्तरित प्रश्न। तो बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी है करणी माता। कौन है? करणी माता है। आई माता का मंदिर जो है वो है बिलाड़ा जोधपुर में। कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर में है। जीण माता का जो मंदिर है वह सीकर में रेवासा रेवासा के कोछोर गांव सीकर में है। कोछोर गांव सीकर में ये मंदिर है, सीकर में। सकराय माता का जो मंदिर है यह है झुंझुनू में, और करणी माता का जो मंदिर है बीकानेर में है, और इसका जो वर्तमान मंदिर बना हुआ है वो बनवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है, और आराध्य देवी जो यहाँ की है बीकानेर के राठौड़ों की जो आराध्य देवी है वो है चामुंडा माता। चामुंडा माता सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, तो दोस्तों ये थे राजस्थान में जो सीईटी की एग्जाम हुई है 27 सितंबर को, उसके फर्स्ट शिफ्ट, और 27 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट थी उसके दोनों दोनों जो पेपर थे उनमें जो राजस्थान जीके और कला संस्कृति के संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर हमने आज विस्तार से इस वीडियो में चर्चा कर ली है। बाकी की जो 28 सितंबर के जो पेपर हुए हैं, 28 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसके अंदर उसके लिए हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इसमें वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो दूसरे वाले वीडियो में हम जो 28 सितंबर को जो पेपर हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं, और जो आने वाली जो एग्जाम है राजस्थान जो सीईटी है सीनियर सेकेंडरी लेवल उस पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इस वैसे देखा जाए पेपर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों पेपरों में कोई काफी ज्यादा सिमिलरिटी है, समानता देखने को मिली है। जो प्रश्न मतलब फर्स्ट शिफ्ट में जिस टॉपिक से उठाए थे वही प्रश्न सेकंड शिफ्ट में उसी टॉपिक से उठाए गए। मतलब जैसे 1857 क्रांति संबंधित फर्स्ट में पूछ लिया तो उसके अंदर ही दूसरी पारी में 1857 क्रांति संबंधित प्रश्न पूछे गए। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न हैं, तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी वो जरूर अपनाई जाएगी, और हो सकता है कुछ विद्यार्थियों के इसके अंदर नंबर बढ़ भी सकते हैं, कुछ के घट भी सकते हैं। तो ये देखा जाएगा कि पेपर किस प्रकार का है और कितने लोगों ने कौन कौन से प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, तो उस आधार पर ये जो सामान्यकरण है नॉर्मलाइजेशन वो किया जाता है। तो ऐसे वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, तथा हम एक अन्य वीडियो में 28 सितंबर से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।